आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जो कि हमें ये याद दिलाता है कि हमारे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। ब्लड प्रेशर की नियमित जांच और संतुलित लाइफस्टाइल से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखा जा सकता है और स्वास्थ्य को बेहतर रखा जा सकता है। 20 साल पहले 2005 में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की शुरुआत हुई थी। दुनिया भर की सरकारें, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और सामाजिक संस्थाएं इस दिन को मनाकर लोगों को ब्लड प्रेशर की जांच, उसकी रोकथाम और कंट्रोल करने को लेकर बढ़ावा देती हैं। आज चर्चा करेंगे वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान फिजिशियन डॉक्टर रामकेश सिंह परमार और जनरल फिजिशियन डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले रामकेश जी मैं आपके पास आना चाहूँगी। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि हाइपरटेंशन को लेकर जो है काफ़ी मरीजों की बढ़ोतरी हो रही है, संख्या दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही है। आखिरकार क्या कारण है इसका, क्यों हो रहा है ऐसा, इसके लक्षण क्या है? देखिए पूनम जी, सभी दर्शकों का, सच विदर दर्शकों का हमारी तरफ से स्वागत है। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। इसके अवसर पर जो हमारी थीम है, हमें अपने ब्लड प्रेशर को चेक करना है और ये एक साइलेंट किलर है जैसा हम जानते हैं। तो इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है। जब तक हम चेक नहीं करेंगे तो कई बार पता नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारे रोगियों के अंदर कोई लक्षण भी नहीं होते। बट बेसिकली हम बात करें अगर लक्षणों की, तो लक्षण जनरली ब्लड प्रेशर क्या है, जो हमारा ब्लड जो खून की नसों के अंदर बहता है उसके कारण उन नसों के ऊपर जो प्रेशर बनता है वो ब्लड प्रेशर है। जब ये प्रेशर नॉर्मल रेंज से अधिक हो जाता है तो वो हाइपरटेंशन हो जाता है। जो इसकी एक नॉर्मल रेंज होती है वो हाइपरटेंशन हो जाता है। उसके कारण कई बार सिम्टम्स होते हैं और कई बार नहीं भी होते हैं। तो हम बात करें सिम्टमों की, कुछ सामान्य लक्षण होते हैं जो हाइपरटेंशन के अंदर हमें मिलते हैं, जैसे कि हेडेक हो गया, सर दर्द है, उल्टी का मन है, नौजिया है, सर में भारीपन है, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन है, कई बार सांस की तकलीफ होना, छाती के अंदर भारीपन, धड़कन बढ़ जाना, कई बार विजुअल इंपेयरमेंट, इस तरह के सिम्टम्स सामान्य रूप से कई बार मिल जाते हैं। और कई बार हमारे पास पेशेंट्स इमरजेंसी के सिम्टम भी लेकर के आते हैं। उनकी पहले कोई हिस्ट्री नहीं होती, एकदम से आता है मरीज, साहब नाक से खून आ रहा है, नोज ब्लीडिंग, एपिस्टेक्सिस, कई बार सडन ऑनसेट सिम्टम हो सकता है। तो कई बार पेशेंट हमारे पास प्राइमरीली स्ट्रोक लेके आते हैं। पेशेंट को लकवा हो गया, सीजर आ गया और एकदम से विजन लॉस हो गया और हम चेक करते हैं बीपी बहुत अधिक हाई होता है। तो ये हाइपरटेंशन की इमरजेंसी के सिम्टम्स होते हैं। कुछ इस तरह से जो ब्लड प्रेशर के लक्षण होते हैं, तो कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, कई बार कोई लक्षण नहीं पता चलते और कई बार इमरजेंसी हाइपरटेंशन के लक्षण हमें मिलते हैं। जनरली ये साइलेंट किलर है, इसलिए इसकी रेगुलर चेकअप इसके लिए बहुत जरूरी है। लक्षणों की हम बात करें तो बिल्कुल, देखिए जैसा कि रामकेश जी ने यहाँ पर जिक्र किया कि साइलेंट किलर इसे कहा जाता है। प्रद्युम्न शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आखिरकार क्यों इसे साइलेंट किलर कहा जा रहा है? आखिरकार क्या इसकी जब चपेट में मरीज आ जाता है बहुत लंबे टाइम तक, क्या उसे पता भी नहीं चलता कि वो हाइपरटेंशन की जो है चपेट में आ गया है? पहले तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि अगर हम अपना हाइपरटेंशन प्रेवलेंस देखें तो 1990 से और आज की तारीख में हमारा प्रेवलेंस करीब दुगने से ज्यादा हो चला है। कहते हैं वर्ल्ड में डायबिटीज कैपिटल इज इंडिया, बट मैं आपको बताना चाहूंगा 101 मिलियन पेशेंट डायबिटीज से होते हैं, जबकि 137 मिलियन पेशेंट्स ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एट द एज ऑफ 20, there are 15 to 16% people are hypertensive at the age of 20, and if you see at the age of 60, every second person is hypertensive. Hypertension पिछले 2-3 दशकों में दुगने से अधिक हो चला है और सबसे बड़ी बात है भारतवर्ष में यंग हाइपरटेंसी अधिक हो रहे हैं। कहने का मतलब है पहले ही देखा जाए तो 40-45 के पास में ब्लड प्रेशर होता था, लेकिन आज 10 वर्ष पहले ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस बढ़ा जा रहा है। ब्लड प्रेशर at 10 years before, blood pressure is more critical. Blood pressure has a high incidence. Even अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं किया जाए तो आपके जीवन के 10 वर्ष कम कर देता है। और मेन कारण हॉस्पिटल इमरजेंसी में भर्ती होने का इंट्राक्रैनियल ब्लीड इज ब्लड प्रेशर, अनडिटेक्टेड ब्लड प्रेशर। 20% का फॉर्मूला है, अगर 100 मिलियन है तो 20% ही डायग्नोज होते हैं, 20% अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो अगर पूरे में देखा जाए तो इवन 20% पीपल डू नॉट हैव अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जो कि कहते हैं एलिवेटेड ब्लड प्रेशर मोर देन 120/70। तो कहने का मतलब है प्रेवलेंस बहुत बढ़ता जा रहा है। इसके कई कारण हैं, विशेष तौर पे कारण हमारी ओबेसिटी। अब देखो आपने यंग जनरेशन में ओबीज एट द एज ऑफ 15, एट द एज 20, हर
चौथा व्यक्ति ओबीज हो रहा है। एट द एज ऑफ 40 अगर हम abdominal गर्थ वेस्ट लाइन से लें, जो कि पुरुषों में 90 सेंटीमीटर, महिलाओं में 80 सेंटीमीटर होती है, तो एवरी सेकेंड पर्सन इज ओबीज। तीसरा डायबिटीज, चौथा हमारे डिस्लिपिडीमिया। साउथ एशियन पॉपुलेशन में डिस्लिपिडीमिया इज ए वेरी बैड डिस्लिपिडीमिया, बहुत ज्यादा खतरनाक हो चला है। हमारा एलडीएल बहुत ज्यादा बढ़ चला है, और ये एलडीएल एक बार अगर चिपक जाता है, नसों में कोलेस्ट्रॉल चिपक जाता है, तो ये जीवन भर छूटता नहीं है और आपकी आयु बहुत कम होने लगती है। सबसे बड़ी बात है हार्ट फेलियर। हम पहले कहते हैं हार्ट अटैक होता है, लेकिन अब पहचानने में आया कि हार्ट फेलियर हार्ट अटैक से 5 वर्ष पहले ही शुरू हो जाता है, और लेटर ऑन हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। इंट्राक्रेनियल ब्लीड, विजुअलनेस, सेक्सुअल पोटेंसी, एंड आपका एक जीवन के लास्ट 10 इयर्स हॉस्पिटल और घर के बीच में गुजरते हैं। जबकि आपके पास में पैसा होता है, आपके पास शौहरत होती है, आपका एक समाज में नाम होता है, लेकिन आप शारीरिक तौर पे बीमार होते हैं। आपने बड़े बड़े लोगों को देखा होगा जो जिनका मोटापे से, जिनका हाई ब्लड प्रेशर से उनकी डेथ हुई है। उन्होंने कहा ये सब पैसा जब आपने कमा लिया, अब मैं कुछ इसको खर्च नहीं कर सकता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो डिटेक्शन अधिक बढ़ गया, हर क्लिनिक में बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है, और आजकल होम मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग खुद ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं और खुद अपने ब्लड प्रेशर को मापते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि वेरिएशन, आपका सुबह ब्लड प्रेशर 130/80 है, शाम का आपका 170/90 है। और चौथा सबसे बड़ा कारण रिवर्स डिपिंग, जो कि नया पैटर्न देखने में आया है। ये कहते हैं कि रात को आपका सोने का ब्लड प्रेशर मॉर्निंग ब्लड प्रेशर से कम होता है, लेकिन हमने देखा है आजकल ये पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है। रात को ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए आपने देखा होगा अर्ली मॉर्निंग 4 to 8 AM के बीच में हार्ट अटैक की संभावना, दिमाग की नस फटने की संभावना, इंट्राक्रेनियल ब्लीड होने की संभावना सबसे अधिक होती है। नॉन ट्रॉमेटिक इंट्राक्रेनियल ब्लीड का नंबर 1 कारण है अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर। और हम हमेशा दवाई को कहते हैं अगर ब्लड प्रेशर की गोली क्यों खाऊं, मेरे को तो जिंदगी भर खानी पड़ेगी। लेकिन मेरा कहने का मकसद है अगर आपको मोटापा साथ में है तो आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, मोटापे को कम करें। जो गाइडलाइंस है हमारे यहाँ बीएमआई वर्ल्ड में मानी जाती है 25 बीएमआई के ऊपर ओबेसिटी शुरू होती है, ओवरवेट। लेकिन इंडिया में स्पेशली 23 बीएमआई, बिकॉज वी आर प्रोन फॉर हार्ट अटैक। हमारा हार्ट एक तो छोटा होता है, हमारे हार्ट की नसें कॉकेशियन से पतली होती है, नाजुक होती है, और कोलेस्ट्रॉल पूरी नसों में चिपका होता है, जबकि कॉकेशियंस में छोटे छोटे बड़ा प्लाक होगा लेकिन पूरी नसें हेल्दी होगी। लेकिन इंडियन पॉपुलेशन में, इंडियन जो हमारे हार्ट की नसें होती हैं, करीब 0.23% सिकुड़ी होती है, छोटी होती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल पूरी नस में जमा होता है। तो मेरा कहने का मकसद है आइए हम एक किसी की बर्थडे पे गुलदस्ता लेके जाते हैं, उसको हम केक प्रेजेंट करते हैं, हम कहते हैं उसको एक हेल्थ कार्ड दे दीजिएगा कि भाई तुम ये कूपन लो और हेल्थ चेकअप कराओ। स्पेशली ओवर द 35, whenever we wish them a happy birthday, happy marriage anniversary, we should give them a health coupon जो अपना सेहत का ध्यान रख सके। बिल्कुल। रामकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। देखिए, जैसा कि यहाँ पर जिक्र किया गया है कि आजकल कम उम्र के लोग भी, खासतौर से अगर हम देखें 15 साल, 20 साल, 30 साल के युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। आखिरकार इसका कारण क्या देखते हैं? क्या खराब जीवन शैली, या फिर ये जेनेटिक भी हो सकता है, इसलिए भी ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम हाइपरटेंशन के कारणों की चर्चा करते हैं तो जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। कहीं कारणों के अंदर एक बहुत बड़ा कारण होता है, और पेरेंट्स के अंदर भी अगर एक पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर है या दोनों को है, ये चीज़ भी प्रभावित करती है। और दूसरा आपका जो प्रश्न है युवाओं को लेकर के, तो बिल्कुल जैसा अभी पहले डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा जी बता रहे थे कि यंग के अंदर हाइपरटेंशन बहुत बढ़ गया है, और यंग हाइपरटेंशन अपने आप में एक अलग मेडिकल एक तरह से इमरजेंसी सिचुएशन है। यंग हाइपरटेंशन के पीछे कई सारे कारण होते हैं, जेनेटिक्स और फैमिली हिस्ट्री का रोल भी रहता है। कई बार मोनोजेनिक कुछ बीमारियां होती हैं जो यंग हाइपरटेंशन में मिलती हैं, इसके अलावा पॉलीजेनिक चीज़ें हैं। बट अभी बदलती हुई दिनचर्या, हमारी ओबेसिटी, बीएमआई, खान पान और हमारा जो लाइफस्टाइल पैटर्न है, जो जिस तरह से बदलाव हुआ है, मुझे लगता है कि ये भी बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जब हम कारणों को देखते हैं हाइपरटेंशन के कारणों के अंदर आप देखिए ओबेसिटी, स्ट्रेसफुल लाइफ, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, डाइट, इनका बहुत बड़ा रोल है।
सॉल्ट डाइट, अगर हाई सॉल्ट डाइट है तो बीपी के लिए कारण बनती है। तो नो डाउट जो पैटर्न ऑफ लाइफ स्टाइल अभी जो चेंज हो रहा है, कहीं लेस फिजिकल एक्टिविटी, हमारा जो एक्टिविटी का पैटर्न, एक्टिव उतने नहीं है हम लोग, ये अपने आप में कारण है। तो लाइफ स्टाइल का चेंज है, एक्सरसाइज कम होना, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, वर्क प्रेशर, डेस्क जॉब, ये बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण से आज युवा भी, और नशा, अल्कोहल भी अपने आप में, स्मोकिंग, ये कई बार कारण बनते हैं ब्लड प्रेशर के लिए। तो ये सभी चीज़ें युवा इनके शिकार हो रहे हैं। तो यंग हाइपरटेंशन अभी इसका इंसिडेंस और प्रेवलेंस दोनों बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रीजन बिल्कुल है जिसके कारण से परसेंटेज ऑफ यंग हाइपरटेंसिव इज इंक्रीजिंग इन सोसाइटी डे बाई डे। बिल्कुल, तो कई सारे कारण ऐसे हैं जिनके कारण ये समस्या जो है युवाओं में भी देखी जा रही है। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ का और जिक्र करूँगी, जैसा कि डॉक्टर शर्मा ने भी बताया कि सुबह के ब्लड प्रेशर में और शाम के ब्लड प्रेशर में या रात के ब्लड प्रेशर में अंतर होता है। आखिरकार क्यों ये अंतर देखने को मिलता है, और क्या दोनों टाइम ही फिर ब्लड प्रेशर की जाँच करनी चाहिए? बिल्कुल, जो ब्लड प्रेशर डिफरेंस, हम इसे वेरिएबिलिटी बोलते हैं, हाइपरटेंशन वेरिएबिलिटी, ये ड्यूरिंग टाइम ब्लड प्रेशर तो हर समय पर चेंज होता रहता है। और नाइट डिपर्स, मॉर्निंग डिपर्स, इस तरह से मेडिकल साइंस में इसके क्राइटेरिया होते हैं। तो जब ब्लड प्रेशर का पैटर्न चेंज होता है, तो जब पैटर्न चेंज होगा तो बीपी बढ़ जाता है। तो इसके अंदर कई सारे फैक्टर्स हैं। अगर हम कई बार एनवायरमेंटल चीज़ों को भी देखें, या टेम्परेचर, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनके कारण से कभी बीपी कम और कभी ज़्यादा रहेगा। लेकिन वेरिएबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही कॉम्प्लिकेट करेगा, क्योंकि कई बार हम जैसे बात करते हैं ब्लड प्रेशर चेक करने की, हाँ, हम मॉर्निंग में अगर क्लिनिक में ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर स्पॉट का ब्लड प्रेशर है, हमें नहीं पता उसके बाद क्या है। तो आइडियली तो आजकल एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होती है। इसके अंदर एक मशीन आती है, 24 घंटे तक पेशेंट के लगा के रखते हैं, और उसके अंदर हम हाइपरटेंशन वेरिएबिलिटी देखते हैं। और वेरिएबिलिटी की ये इंपॉर्टेंस है, अगर हाइपरटेंशन वेरिएबिलिटी जितनी अधिक है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन रिस्क, जो हाइपरटेंशन के कारण एंड ऑर्गन डैमेज होंगे, जो हाइपरटेंशन हमारे अंगों को प्रभावित करता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं अभी पहले भी इंट्राक्रैनियल ब्लीड या आईसीएच, ब्रेन स्ट्रोक की, चाहे हार्ट फेल या हार्ट अटैक की, किडनी डैमेज है या विजन, आईसाइट डैमेज है, इन सभी चीजों के पीछे जो कॉम्प्लिकेशन है, उस कॉम्प्लिकेशन के अंदर नंबर ऑफ ब्लड प्रेशर रेंज, यानी कि जैसे किसी का 180 रह रहा है, 200 रह रहा है, उसके साथ साथ अगर उसकी वेरिएबिलिटी भी ज्यादा है, भाई हाई बीपी 180 चला गया, कभी एक रेंज में बीपी अगर 120 आ रहा है, तो ये वेरिएबिलिटी ज्यादा हो गई, तो ये चीज भी कॉम्प्लिकेशन को भी प्रभावित करती है, हमारे एंड ऑर्गन डैमेज को प्रभावित करती है। इसलिए आजकल कई बार ये भी जरूरी हो जाता है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए हमें हमारे वेरिएबिलिटी पता होना चाहिए, जिसके अंदर से कि हाइपरटेंशन वेरिएबिलिटी कितनी है, ये बहुत ज़्यादा नहीं हो। इसके लिए एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते हैं 24 आवर, जिसको हम नॉर्मल रख करके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो लंबे समय तक अगर हाइपरटेंशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, उसके कारण जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे उनसे हम बच पाएंगे। तो बिल्कुल हाइपरटेंशन वेरिएबल रहता है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसलिए ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट कंट्रोल के लिए भी ब्लड प्रेशर के अंदर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसे कंट्रोल करना है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसे कंट्रोल करना है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल है कि सर मेरा तो नीचे वाला तो 80 ही रहता है, बट मेरा जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है वो हमेशा 160 जा रहा है सिस्टोलिक, तो वो आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, साहब मेरा ऊपर वाला तो नॉर्मल रहता है बीपी, नीचे वाला ज्यादा है, तो आइसोलेट डायस्टोलिक हाइपरटेंशन है। तो यहाँ भी जो पेशेंट के लिए दवाई और उसका जो मैनेजमेंट है वो भी अलग अलग हो जाता है। तो वहां पर फिर देखना है कि क्या अलग मेडिसिन है। तो वेरिएबिलिटी का, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन का, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन का, बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि साहब मैं घर पे रहता हूँ, मेरा बीपी नॉर्मल है, बट मैं डॉक्टर्स के पास जाता हूँ, हॉस्पिटल जाता हूँ, वहाँ मेरा बढ़ जाता है। हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर हम इसे व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। तो कई बार इस तरह की चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन वेरिएबिलिटी, ये कई सारे फैक्टर्स हैं बीपी के अंदर, बीपी के साथ साथ जो कई बार कॉम्प्लिकेशन के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए जिम्मेदार होते हैं। मैनेजमेंट के अंदर हम बात करें तो हमें मैनेजमेंट के लिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल के साथ साथ वेरिएबिलिटी, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक सारे प्रेशर्स को ही कंट्रोल करने की कोशिश करते रहनी चाहिए, जिससे कि हमें ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल हो, साथ में कॉम्प्लिकेशन नहीं हो कि हाइपरटेंशन के साथ जो एंड ऑर्गन डैमेज हो रहा है वो कई बार बहुत मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन के अंदर इंट्राक्रैनियल ब्लीड हो गया तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, हार्ट अटैक, हार्ट फेल हो गया, लाइफ थ्रेटनिंग होगा। तो इन चीजों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रेशर मैनेजमेंट के साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन भी जरूरी है।
बिल्कुल, तो कई सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, ध्यान में रखने वाली बातें हैं। डॉक्टर शर्मा, मैं आपके पास आना चाहूँगी। यहाँ पर आपने थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया था कि जो डिजिटल उपकरण हैं आजकल लोग उनका भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो कितना सही है? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अंतर आता है घर पर रहकर जांच करना जो डिजिटल उपकरण है उनके थ्रू, या फिर डॉक्टर के पास ही बीपी की जांच सही मायनों में की जा सकती है, डॉक्टर के पास जाना ही ज़रूरी रहता है ऐसे में। पहले हम मना करते थे घर भाई क्लिनिक में आए, आपने ब्लड प्रेशर देखा, ब्लड प्रेशर ज्यादा है। अब नाउ वी आर गिविंग मोर वेटेज कि आपका होम मॉनिटरिंग क्या है। घर के ब्लड प्रेशर का नाप इज मोर इंपॉर्टेंट, मोर सिग्निफिकेंट देन क्लिनिक्स ब्लड प्रेशर, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम बात करें आखिर ऐसा क्या हो चला है, मैं आपको कहूँ सबसे बड़ा छुपा रुस्तम है आपका पान पराग गुटखा, ये जो तंबाकू का सेवन इज ए नंबर 1 कॉज जिसको समाज ने एक्सेप्ट कर लिया। अगर बच्चा गुटखा खाता है, माँ बाप गुटखा खाते हैं, लेडीज गुटखा खाती है तो चलता रहता है। तो सबसे बड़ा कारण यह है कि आज की तारीख में भारतवर्ष में विश्व में सबसे ज्यादा गुटखा का उपयोग हो रहा है इन डिफरेंट फॉर्म्स, नाना प्रकार के सेंटेड और इलायची फ्लेवर्ड, केसर फ्लेवर्ड। पैकेजिंग जो उनकी है बड़ी लुक्रेटिव होती है और उसमें वो केसर डालते हैं, कितनी डालते हैं, लेकिन रेजिस्टेंट ब्लड प्रेशर का कारण नंबर 1 आपका गुटखा पान पराग। दूसरा, फीमेल्स में स्मोकिंग इंसिडेंस हैज गॉन अप इन अर्बन एरियाज। स्मोकिंग गिव्स यू अ रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, और ये देखा गया है कि एक सिगरेट आप पीते हैं तो फर्स्ट 2 आवर्स में ब्लड प्रेशर आपका काफी अधिक होता है और धीरे धीरे कम होने लगता है, और 4 to 6 आवर्स बाद ब्लड प्रेशर आपका करीब करीब नॉर्मल होता है। तो आप कितनी दवाई ले लो, अगर आप गुटखा खा रहे हो, स्मोकिंग खा रहे हो, तो आपका ब्लड प्रेशर रिलेटिवली बहुत कम कंट्रोल रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, आज हम समाज में रह के घर से दूर हो चुके। मतलब अगर आप घर में ड्राइंग रूम में अपने उसमें सब बैठे हुए हैं, टीवी चल रहा है, लेकिन सब अपने व्हाट्सएप पे, सब अपने मोबाइल में बिजी है। एक पलंग पे हस्बैंड वाइफ बैठे हैं लेकिन दोनों अपने व्हाट्सएप पे बिजी, आपस में बात नहीं करते। नॉन कम्युनिकेशन, यूज ऑफ डिजिटल, कहते हैं डिजिटल हाइपरटेंशन, ब्लू लाइट हाइपरटेंशन, these devices are making you hypertensive, number 1. Number 2, they are making you obese. आज हमारा खाने का पैटर्न क्या हो गया है कि हम रात को 2 बजे तक तो सोते हैं, 12-1 बजे 2 बजे सोते हैं, जितनी भी जनरेशन देख लो, एंड रात को 9 बजे बाद स्विगी के हॉर्न बजने शुरू हो जाते हैं कि डिफरेंट जो नाना प्रकार के होम डिलीवरी सिस्टम है फूड। तो रात को ये जो क्लाउड किचन का कंसेप्ट बड़ा तगड़ा आ गया है, दीज आर मेकिंग पीपल सिक, यंग जनरेशन सिक, और वो रात को 2 बजे भी डिलीवर कर रहा है आपको नाना प्रकार के फास्ट फूड। जितने तेलीय पदार्थ है उनमें नमक की मात्रा हमेशा ज्यादा होती है। आपके जो ये डिफरेंट नूडल्स है, पिज्जाज है, और जो नाना प्रकार के आपके डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स है, इनमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है, और ऑयल वही रिपीटेडली वही यूज होता रहता है, दे डू नॉट शो। तो ये ऑयल एलडीएल को बहुत अधिक बढ़ाता है। दिस इज नंबर 1 किलर, द वे वी ईट आवर फूड, नंबर 1। ये खाना अगर आप दोपहर में खाओगे, ये खाना रात को 9 बजे बाद खाओगे, तो आपके खाने का बहुत फर्क पड़ता है। शाम को जो खाना खाते हो 8 बजे के बाद, उससे कोलेस्ट्रॉल वैल्यू बहुत ज्यादा अधिक बढ़ती है, लिवर में फैट बहुत अधिक बढ़ता है, और ये देखा गया है ऐसे लोगों के हार्ट में भी करीब करीब फैट 500-600 ग्राम अधिक बढ़ जाता है, दीवार पे चिपक जाता है, और हार्ट के संकुचन में उसको बड़ा तकलीफ दे होती है। जो हमारी खून वाहिना है, ब्लड वेसल्स है, उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट बहुत अधिक हो जाता है, एंड दीज आर द कॉज। एक तीसरा, हम एक दूसरे से बहुत जलने लगते हैं, स्ट्रेस। हमारी तरक्की यानी दूसरे की तरक्की से हम बहुत ज्यादा जलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस हाइपरटेंशन। चौथा, हम देखा जाए स्लीप पैटर्न, हमारा स्लीप साइकिल बिल्कुल बदल गई। सूरज तो वही सुबह से उगता है और शाम को डूबता है अपने टाइम से, बट द पीपुल आर स्लीपिंग वेरी लेट। हमारी सर्केडियन रिदम खत्म हो चुकी है, और अभी एक स्लीप स्टडी को देखा गया इंटरनेशनल लेवल पे कि साउथ एशियन पॉपुलेशन, स्पेशली यंग अपने इंडिया में, हमारी स्लीप साइकिल इज डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का मतलब है इसमें हमारे आरईएमएस साइकिल ज्यादा अधिक हो चुकी है, रैपिड आई मूवमेंट रहते हैं, हम ड्रीम करते रहते हैं, अंडर स्ट्रेस होते हैं। दूसरी, इट इज अ बैड स्लीप। तीसरा कारण, नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स इज लेस।
नंबर चौथा ये परिवार में सब जग जाता है, बच्चा रात को कहते हैं देर से सोया, सुबह 8-9 बजे तक अंजलि गई, मॉर्निंग में उसको फ्रूट्स का सेवन चाहिए ही नहीं, उसको क्या चाहिए, स्लाइसेस, बटर, चीज स्लाइसेस, नाना प्रकार के फूड्स उसको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट को चाहिए। और अभी तो उसने कुल्ला भी नहीं किया पानी से, और 9 बजे उसका नाश्ता हो जाता है, विच इज अ वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल। होता है समय पर उठे, जितने भी देखा होगा आपके हार्ट अटैक्स होते हैं, आपकी इंट्राक्रेनियल ब्लीड्स होती हैं, दे आर इन मॉर्निंग आवर्स। द रीजन इज हमारी स्लीप साइकिल बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है, हमारी स्लीप की क्वालिटी बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है। और तीसरा, हम चलना फिरना नहीं चाहते, हर चीज रिमोट पे चाहिए, टीवी के लिए रिमोट है, पंखे के लिए रिमोट है, ट्यूबलाइट के लिए रिमोट है, और तो और घर की घंटी बजती है तो हम उसको बटन दबा करके गेट को खोल देते हैं। पहले सब काम हम अपने हाथ से करते थे, ये सब काम करने के लिए हम पैदल चलते थे, आज पैदल चलना दूर है। आपने देखा होगा ओबेसिटी जिस हिसाब से भारतवर्ष में बढ़ रही है, जिस हिसाब से वेट बढ़ रहा है, बहुत खतरनाक हो चला है। और अगर हम देखें सेम बीएमआई पे, अगर आपका बीएमआई 25 है तो कॉकेशियन में इंट्राविसरल फैट बहुत कम होता है, और उसका दुगना फैट उसी बीएमआई पे, उसी वजन पे हमारे अंदर लिवर फैट, इंट्रा ऑर्गन फैट बहुत अधिक होता है। एंड इट इज अ कॉज ऑफ रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, रेजिस्टेंट डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बहुत बढ़ावा देते हैं। अगर उसके अंदर फैट 18 किलो है, 15 किलो है, तो हमारे अंदर वही फैट करीब 35 किलो हुआ। नंबर 3, बेसल मेटाबॉलिक रेट। हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट साउथ अमेरिकन पीपल से, कॉकेशियन से कम होती है, यानी हम बैठे बैठे भी फैट कम बर्न कर पाते हैं, जबकि वो लोग बैठे बैठे भी फैट को ज्यादा बर्न करना पड़ता है। प्राइमरीली आवर बॉडी इज अ प्रो इन्फ्लेमेटरी, प्राइमरली हमारे अंदर ब्राउन फैट बहुत कम होता है, हमारे यहाँ व्हाइट फैट ज्यादा होता है। और सबसे बड़ा देखा गया कि फैट सेल का डिफरेंशिएशन फ्रॉम ब्राउन टू व्हाइट इज मोर देन व्हाइट टू ब्राउन। वी हैव अ बैड फैट, वी हैव अ इंट्रा ऑर्गन फैट, वी हैव अ मोर फैट इन ऑर्गन्स। हार्ट के ऊपर फैट है, लिवर के अंदर फैट है, हर सोनोग्राफी हम जो कराते हैं एवरी फैट दे आर कैरिंग फैटी लिवर। एंड वी हैव अ, जो कहते हैं अल्कोहल से फैट आता है, अगर देखा गया आज की मात्रा में, बिना शराब के अल्कोहल लिवर डिजीज। चीज और यहाँ पर समझना चाहूंगी, रामकेश जी आपके पास आना चाहूंगी, जैसा कि जो है एम्स ने एक रिपोर्ट भी जारी की है जिसमें कहा गया है कि आगे आने वाले समय में ये समस्या और ज्यादा एक वृहद स्तर पर देखने को मिल सकती है। आखिरकार जो है इससे बचने के उपाय क्या हैं, लोगों को किस तरीके से अपनी दिनचर्या को जो है बदलना होगा, या फिर ये कहें कि जागरूकता की जो कमी है, तो इसके लिए क्या एक वृहद स्तर पर जो है जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता महसूस होती है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए पूनम जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मुझे लगता है कि आज विश्व हाइपरटेंशन दिवस है, और इस दिवस के अवसर पर जो रोकथाम के तरीके हैं, जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी हैं, क्योंकि प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, जैसा अभी सर भी बता रहे थे, प्रेवलेंस इतना अधिक है, हम बात कर रहे हैं लगभग हर तीसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं बीपी की चपेट में आ रहा है। तो इतने अधिक प्रेवलेंस के लिए मुझे लगता है ट्रीटमेंट से अधिक हमें रोकथाम के नजरियों को, रोकथाम के जरियों को देखना होगा, प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी अपनानी होगी। हाइपरटेंशन के प्रिवेंशन के लिए हम बात करें तो यहाँ पर हर जगह पर अपना अपना रोल है। चिकित्सक समुदाय के, मेडिकल फील्ड के जो लोग हैं, उनका अपना रोल है। एक चिकित्सक होते हुए हमारा पेशेंट को देखना, ट्रीट करना, बताना बीमारी के बारे में। जो व्यक्ति बीपी से सफर कर रहा है, उनका अपना रोल होगा इसके लिए। कई सारे मेजर्स जो पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे। इसके अलावा सरकार और संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं, सभी संस्थाओं का अवेयरनेस के लिए इस तरह से मिलकर काम करने के लिए हमें रोकथाम को देखना होगा। हम बात करें प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी की, तो हाइपरटेंशन के रोकथाम के लिए अभी हम जो कारणों को देख रहे थे, जैसा अभी सर बता रहे थे कि भाई जो ये रीजन्स हैं कॉमन, तो जो कहीं ना कहीं रोकने के लिए जो कारण, जो बढ़ने के कारण हैं, उन पर ही हमें काम करना होगा। प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी के अंदर हम पहले हम बात करें तो डाइट पैटर्न, जो डाइटरी पैटर्न है, तो हमारी मेडिकल भाषा के अंदर इसे हम डेस डाइट बोलते हैं, टू स्टॉप द हाइपरटेंशन डाइटरी असेसमेंट। तो इसके अंदर हम कहते हैं कि लो सॉल्ट डाइट, हाई फाइबर एंड फ्रूट्स डाइट होनी चाहिए, जिसके अंदर कार्ब और फैट कम हो। नंबर 1, हमारा जो सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए हाइपरटेंशन के लिए, लेस देन 2 ग्राम पर डे सॉल्ट हम बोलते हैं। इसके अलावा सोडियम कम हो, उसके अंदर पोटेशियम अधिक हो, स्लीप पैटर्न हमारा बिल्कुल सही रहे। इसके अलावा रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज हो, हमारा जो बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स है, वो मेजरमेंट प्रॉपर हो। इसके अलावा जो कारण की हम बात करें तो स्मोकिंग और अल्कोहल, ये निकोटिन है जिसके अंदर, या अल्कोहल है, ये बहुत बड़े कारण है
तो ये बिल्कुल हमारे कंट्रोल रहे। जी बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है, तो आप दोनों से जो है एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, जैसा कि अभी हमने जिक्र भी किया, तो क्या सुझाव देंगे सबसे पहले तो आप? और अगर कोई चपेट में आ जाता है तो उन्हें किस तरीके की दिनचर्या अपनानी चाहिए? कुछ छोटे छोटे जो है सुझाव दीजिए कि किस तरीके से लोग इससे बच सकते हैं, और अगर इसकी चपेट में आ गए तो फिर क्या करना चाहिए? रोकथाम के जरियों के लिए मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमें जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी उन पर काम करना होगा। आप अपना वजन मेंटेन रखिए, आपका स्लीपिंग पैटर्न है उसको प्रॉपर रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज रखिए, आपका डाइट बिल्कुल अच्छा बैलेंस डाइट होना चाहिए जिससे बीपी कंट्रोल रहे, रेगुलर अपने फिटनेस पर आप ध्यान दें, और जो नशे की चीजें हैं, अल्कोहल और स्मोकिंग है जो बीपी बढ़ाते हैं, इस तरह के कारणों से आप बचें तो कहीं ना कहीं आप कंट्रोल कर पाएंगे। डॉक्टर शर्मा, आपके पास आना चाहूंगी, आपकी तरफ से कोई सुझाव जो लोगों को जो है अपनी दिनचर्या में लाना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ताकि इस बीमारी से, क्योंकि लगातार ये बीमारी अब कई लोगों को अपनी चपेट में ले रही है, लगातार ये संख्या भी बढ़ रही है, तो किस तरीके से बचा जाए? मेरा तो कहने का मकसद ये है कि अपने वजन को न बढ़ने दें, मोटी बात जी। नंबर 2 इज इंटरमिटेंट एक्सरसाइज, कहते हैं 10,000 स्टेप। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी एक जापानीज इंटरवल वॉकिंग है, शुरू हुआ है, जापानीज इंटरवल वॉकिंग। उसमें क्या होता है, 3 मिनट आप तेज चलो, 3 मिनट स्लो चलो, 3 मिनट तेज चलो, 3 मिनट स्लो चलो, नंबर 1। नंबर 2, सिटिंग इज स्मोकिंग, सिटिंग लॉन्ग आवर्स इज स्मोकिंग। तो आप बैठने से पहले हमेशा ये 10 बार करें, जैसे खड़े हुए बैठे, खड़े हुए बैठे, खड़े हुए बैठे। तो जब भी आप बैठे तो 10 टाइम्स यू मेक अ सिटअप। नंबर 3, ये आता है लेग पुशअप्स होते हैं, जिसमें हम कहते हैं सोलियस पुशअप्स। उसमें क्या करें, पंजे तो जमीन पे रखें, खाली हील को ऊंचा करें, हील को ऊंचा करेगा तो पंजा जमीन पे टच रहना चाहिए, हील को आप ऊपर करिएगा। और अगर आप इसमें 50-50 बार के दिन में 6 सिटिंग कर लेते हैं, 300 सोलियस अप करते हैं, दैट इज वेरी प्रूवन। कम खाएं, थोड़ा खाएं, नियमित खाएं, और बहुत अच्छा फूड खाएं। रात को 8:30 बजे के बाद में भोजन ना लें। सेहत और हर एक को डिजिटल वॉच प्रेजेंट कर दें। आज की तारीख में 1,000-1,500 रुपए में डिजिटल वॉच आती है जो स्टेप काउंटिंग करती है। यानी कि कुल मिलाकर खास तौर से दिनचर्या का, सही खान पान का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, आज हाइपरटेंशन डे है, और ये इसलिए क्योंकि लोग जो है जागरूक हो सकें, और इस साल ये थीम भी दी गई है कि अपना ब्लड प्रेशर जो है सटीक मापें, क्योंकि कई लोग गलती कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स ने आपको बहुत सारे ऐसे उपाय बताए हैं कि ताकि आप इसकी चपेट में आए ही ना, और अगर आ भी गए हैं तो डॉक्टर्स के पास जाएं और सही तरीके से जल्द इसका इलाज कराएं।